नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास का विषय है मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला महान साम्राज्य। और ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है। ये कहानी है एक ब्लूप्रिंट की, जिसने पहली बार भारत को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया। तो स्क्रीन पर देखिए, ये है हमारी पहली स्लाइड। मौर्य साम्राज्य, भारत की पहली नींव। यहाँ अशोक स्तंभ का सुनहरा प्रतीक है और चारों ओर कमल के फूल। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 2300 साल पहले की। बिल्कुल। प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए एक नाम मिलता है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जामुन के पेड़ों वाला द्वीप। तो हम इसी जम्बू द्वीप की कहानी शुरू करने जा रहे हैं, चाणक्य की नीति से लेकर सम्राट अशोक के धम्म तक। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो याद रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास इस साम्राज्य की स्थापना की थी। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 2, इतिहास के गवाह। हमें ये सब पता कैसे चला? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां हैं या हमारे पास कोई ठोस सबूत भी है? नहीं, ये कहानियों पर नहीं बल्कि बहुत मजबूत सबूतों पर आधारित है। स्क्रीन पर देखें। एक तरफ अशोक का शिलालेख है जिस पर ब्राह्मी लिपि चमक रही है, और दूसरी तरफ ये पुरानी किताब इंडिका। हाँ, तो सबसे बड़ा सबूत है अशोक के यही शिलालेख। सोचें, सदियों तक ये पत्थर के खंभे और चट्टानें पूरे भारत में थीं, पर किसी को नहीं पता था कि इन पर लिखा क्या है। मतलब एक तरह से हमारे सामने एक राज था जिसे कोई खोल नहीं पा रहा था। बिल्कुल। फिर 1838 में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने सालों की मेहनत के बाद इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया और अचानक वो पत्थर बोलने लगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खोज रही होगी। बहुत बड़ी। दूसरा सबूत है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र को अपनी आंखों से देखा और उसके बारे में लिखा। और तीसरा स्रोत तो यकीनन अर्थशास्त्र होगा। हाँ, कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये एक तरह से राज्य चलाने का मैनुअल है और इसमें कानून के 4 स्रोत बताए गए हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और सबसे ऊपर राजशासन यानी राजा का आदेश। अच्छा, जेम्स प्रिंसेप का नाम हमें याद रखना होगा क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को समझा था। सही। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। स्लाइड 3.4, साम्राज्य का नक्शा, एक मकर जाल। मकर जाल। जब मैं किसी साम्राज्य के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही रंग से रंगा हुआ एक बड़ा सा नक्शा आता है। नहीं, मौर्य साम्राज्य वैसा नहीं था। स्क्रीन पर जो नक्शा है उसे देखिए। ये एक नेटवर्क या मकड़ी के जाले जैसा है। हाँ, इसमें कुछ मुख्य शहर हैं जैसे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और उन्हें जोड़ने वाले रास्ते। बिल्कुल, यही नेटवर्क मॉडल था। मौर्यों का मजबूत कंट्रोल इन्हीं मुख्य शहरों और व्यापारिक रास्तों पर था। तो फिर इन रास्तों के बीच के जो जंगल और पहाड़ी इलाके थे, उनका क्या? वहाँ अक्सर स्वतंत्र जनजातियां रहती थीं। मौर्यों उनसे टैक्स तो लेते थे, पर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देते थे। तो ये एक स्मार्ट सिस्टम था। अच्छा, तो हमें जो मुख्य केंद्र याद रखने हैं वो हैं पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और कलिंग यानी तोसली। एकदम सही। चलिए अब इस नेटवर्क के दिल में चलते हैं। स्लाइड 4, पाटलिपुत्र, प्राचीन स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, ये तो आज का कॉन्सेप्ट है। पर इसकी झलक हमें तब भी मिलती है। मेगास्थनीज बताते हैं कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की एक परिषद चलाती थी। 30 सदस्य? हाँ, और ये परिषद 6 समितियों में बटी थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे और सबके काम तय थे। जैसे कि क्या काम थे इनके? कुछ काम तो आज के नगर निगम जैसे ही हैं। जैसे एक समिति उद्योग धंधों को देखती थी, दूसरी विदेशियों की सुरक्षा और देखभाल करती थी। विदेशियों की देखभाल? ये तो कमाल है। और सुनिए, एक समिति जन्म मृत्यु का पंजीकरण करती थी, एक तरह से जनगणना। 2300 साल पहले जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, ये तो वाकई बहुत आगे की सोच थी। बिल्कुल, और ये जानकारी हमें मेगास्थनीज से ही मिलती है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, पर जब इतना बड़ा सिस्टम होता है, इतने अधिकारी होते हैं, तो भ्रष्टाचार का खतरा भी तो होता होगा। होता था, और चाणक्य ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। हमारी अगली स्लाइड इसी बारे में है। स्लाइड 5, भ्रष्टाचार और जवाबदेही। स्क्रीन पर एक तराजू है, एक पल्ले में सोने के सिक्के हैं और दूसरे में कानून। हाँ, ये चाणक्य के मॉडल को दिखाता है।
वो जानते थे कि सत्ता में भ्रष्टाचार हो सकता है और उन्होंने इसे रोकने के लिए पहले से ही व्यवस्था बनाई थी। मतलब उन्होंने पहले ही मान लिया था कि अधिकारी बेईमानी कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत यथार्थवादी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है कि जैसे जीभ पर रखे शहद को चखे बिना रहना मुश्किल है, वैसे ही सरकारी अधिकारी के लिए सरकारी माल का थोड़ा हिस्सा न खाना मुश्किल है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो उन्होंने इसे रोका कैसे? उन्होंने गबन यानी सरकारी पैसे की हेराफेरी के 40 अलग-अलग तरीकों की लिस्ट बनाई थी। 40 तरीके? मतलब उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए चोरों की हैंडबुक लिख दी थी। हम ऐसा कह सकते हैं। ये आज के सीएजी जैसी व्यवस्था थी ताकि अधिकारियों पर नजर रखी जा सके। उनका एक ही सिद्धांत था, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये इतना बड़ा प्रशासन, इतनी बड़ी सेना, ये सब चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? अर्थव्यवस्था कैसी थी? चलिए अगली स्लाइड पर, स्लाइड 6, अर्थव्यवस्था। गाय और दूध का सिद्धांत। गाय और दूध का सिद्धांत? हाँ, ये क्या है? ये कराधान मतलब टैक्सेशन पर कौटिल्य का सिद्धांत था। वो कहते थे टैक्स ऐसे लो जैसे गाय का दूध निकाला जाता है, उसे भूखा मार कर नहीं। मतलब प्रजा पर इतना बोझ मत डालो कि वो कंगाल हो जाए। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और व्यापार था और उस समय जो सिक्के चलते थे वो थे कारशापण। करशापण? ये कैसे सिक्के थे? ये चांदी के आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पूरे भारत में चलते थे। तो मतलब तक्षशिला का व्यापारी उसी सिक्के से उज्जैन में भी सामान खरीद सकता था। हाँ, ये मौद्रिक एकीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे व्यापार बहुत आसान हो गया। और उस समय के मुख्य टैक्स कौन कौन से थे? 2 प्रमुख कर थे, भाग और बलि। ये नाम याद रखने जरूरी हैं। भाग और बलि, ठीक है। और इतना बड़ा व्यापार बिना अच्छी सड़कों के तो हो नहीं सकता था ना? सही पकड़ा। और इसीलिए हमारी अगली स्लाइड है स्लाइड 7, इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तरापथ। उत्तरापथ, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। ये उस दौर का हाईवे था। आज की जो जीटी रोड है, ये उसी का प्राचीन रूप है। ये पूर्वी भारत से लेकर अफगानिस्तान तक जाता था। वाह! और स्क्रीन पर ये बर्फीले पहाड़ों से गुजरता कच्चा रास्ता दिख रहा है जिस पर बैलगाड़ियां चल रही हैं। हाँ, और एक मजेदार बात यह है कि इसे मुख्य रूप से शीतकालीन मार्ग यानी विंटर रोड कहा जाता था। विंटर रोड, ऐसा क्यों? क्योंकि सर्दियों में नदियों का पानी कम हो जाता था और उन्हें पार करना आसान होता था। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सोच थी। हाँ, और इन सड़कों की देखरेख करने वाले अधिकारी को एग्रोनोमोई कहते थे। ये पदनाम भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये सड़कें सिर्फ सामान नहीं, लोग और विचार भी लाती होंगी। तो उस वक्त का समाज कैसा था, खासकर महिलाओं की स्थिति? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। चलिए स्लाइड 8 पर चलते हैं। समाज और महिलाएं। इस तस्वीर में तो विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ खड़ा लिए एक पारंपरिक महिला है और दूसरी तरफ कवच और हथियार के साथ एक महिला योद्धा। और यही मौर्य समाज का सच था, विरोधाभासों से भरा हुआ। एक तरफ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, जैसे राजा की पर्सनल सुरक्षा की जिम्मेदारी अक्सर सशस्त्र महिला अंगरक्षकों के पास होती थी। महिला बॉडीगार्ड्स राजा की सुरक्षा में, ये तो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ यही नहीं, राज्य की जासूसी एजेंसियों में भी महिलाओं की अहम भूमिका थी। तो फिर सिक्के का दूसरा पहलू क्या था? दूसरी तरफ इसी दौर में बाल विवाह और दहेज जैसी प्रथाओं के शुरुआती संकेत भी मिलते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात जो बहुत प्रगतिशील लगती है वो है तलाक की अनुमति। हाँ, कौटिल्य ने तलाक की अनुमति दी थी जिसे मोक्ष कहा जाता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये विरोधाभास हमें अशोक के समय में भी देखने को मिलता है। एक सम्राट जो एक खूनी युद्ध लड़ता है और फिर शांति का दूत बन जाता है। बिल्कुल, और वही हमारी अगली स्लाइड का विषय है। स्लाइड 9, अशोक का धम्म, धर्म या आचार संहिता। केंद्र में एक धर्म चक्र है और उसके चारों ओर अलग अलग धार्मिक प्रतीक। हाँ, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। उस युद्ध की हिंसा ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। और फिर उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया। पर ये धम्म क्या कोई नया धर्म था? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये नैतिक नियमों की एक किताब, ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था। तो क्या था इस धम्म का सार? बहुत सरल बातें। बड़ों का सम्मान करो, अहिंसा का पालन करो
और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखो। और उन्होंने इसे फैलाने के लिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए थे, है ना? हाँ, ये अधिकारी पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। और अशोक को उनके अभिलेखों में देवनाम प्रिय भी कहा गया है, यानी देवताओं का प्रिय। एकदम सही। अब बात करते हैं कला की। स्लाइड 10, कला और वास्तुकला। स्क्रीन पर अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है और सांची का स्तूप, और ये स्तंभ तो आज भी चमकते हैं। हाँ, यही मौर्य कला की सबसे बड़ी पहचान है, ओपतार पॉलिश। ये इतनी उन्नत थी कि 2300 साल बाद भी ये शीशे की तरह चमकती है। इस पर पर्शियन कला का प्रभाव भी दिखता है ना? हाँ, स्तंभों की बनावट पर ईरानी प्रभाव साफ है। इसके अलावा सांची का स्तूप और बराबर की गुफाएं उस दौर की इंजीनियरिंग के बेहतरीन उदाहरण हैं। बराबर की गुफाएं, ये किसके लिए बनवाई गई थी? ये आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनवाई गई थी। ये भी एक जरूरी तथ्य है। इतना महान साम्राज्य, इतनी मजबूत नींव, फिर इसका पतन क्यों हुआ? हर बड़े साम्राज्य की तरह इसके पतन के भी बाहरी और आंतरिक दोनों कारण थे। अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 11, पतन के कारण बाहरी। इस तस्वीर में एक तरफ चीनी सैनिक ग्रेट वॉल बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक बौद्ध भिक्षु है। ये एक तुलना है। जब मध्य एशिया के कबीले दुनिया भर में फैल रहे थे, तो चीन ने खुद को बचाने के लिए चीन की महान दीवार बनानी शुरू कर दी। और भारत में अशोक क्या कर रहे थे? अशोक अपना सारा ध्यान और संसाधन धर्म के प्रचार में लगा रहे थे। इसका एक अनचाहा नतीजा ये हुआ कि उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। और वहीं से हमेशा भारत पर आक्रमण हुए। बिल्कुल। अशोक की मृत्यु के बाद यवन, शक और कुषाणों के लिए भारत पर हमला करने का रास्ता खुल गया। ये तो बहुत दुखद है। जो चीज अशोक को महान बनाती है, वही शायद साम्राज्य की कमजोरी भी बन गई। ये इतिहास का एक बड़ा विरोधाभास है। अब देखते हैं आंतरिक कारण। स्लाइड 12, पतन के कारण आंतरिक। स्क्रीन पर एक टूटता हुआ सिक्का है और नीचे जाता हुआ एक ग्राफ, मतलब आर्थिक संकट। हाँ, विशाल सेना और भारी भरकम नौकरशाही का खर्च उठाना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने क्या किया? बाद के राजाओं ने आर्थिक तंगी के कारण सिक्कों में चांदी कम और तांबा ज्यादा मिलाना शुरू कर दिया। इसे डिबेसमेंट ऑफ कॉइन्स कहते हैं। मतलब अपने ही मुद्रा की कीमत गिरा दी। ये तो गिरती हुई अर्थव्यवस्था का साफ संकेत था। बिल्कुल। और साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग। हाँ। और उसने शुंग वंश की स्थापना की। हाँ, और इसी के साथ मौर्य वंश का अंत हो गया। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमारी अगली स्लाइड है स्लाइड 13, एग्जाम चीट शीट। ठीक है, तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व और अंतिम सम्राट बृहद्रथ। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। मुद्रा कारशापण यानी चांदी के सिक्के। और दो प्रमुख अधिकारी एग्रोनोमोई जो सड़कों की देखरेख करते थे, और सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। और विदेशी राजदूत मेगास्थनीज, डीमैचोस और डायोनिशियस। बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं आखिरी स्लाइड पर। स्लाइड 14, निष्कर्ष, आज की विरासत। स्क्रीन पर एक भारतीय पासपोर्ट है और सारनाथ का अशोक स्तंभ। तो मौर्य साम्राज्य सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और हमारे तिरंगे के बीच का अशोक चक्र हमें हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो सबसे बड़ा सबक यह है कि महानता केवल तलवार से नहीं, बल्कि धम्म और लोक कल्याण से मिलती है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल उठता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या चाणक्य के भ्रष्टाचार विरोधी नियम और अशोक की लोक कल्याण की नीतियां आज भी हमारे देश के शासन के लिए उतनी ही प्रासंगिक नहीं है जितनी 2300 साल पहले थी? ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।